नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 साल से जारी संघर्ष और तेज हो गया है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं यूक्रेन भी रूस पर जोरदार पलटवार कर रहा है। 3.5 साल से जारी इस भीषण युद्ध को रोकने के लिए ना तो रूस तैयार है, ना ही यूक्रेन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी इस युद्ध को खत्म करवाने की काफी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वो भी युद्ध को रुकवाने में नाकामयाब रहे। और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। वहीं पुतिन पर भरोसे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वो 1 महीने में बताएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस करीब 3.5 साल से एक बेकार युद्ध लड़ रहा है, जिसे एक वास्तविक सैन्य शक्ति हफ्ते भर में खत्म कर सकती थी। उनके मुताबिक ये युद्ध रूस को कमजोर और खोखला दिखा रहा है। की पुतिन शपथ, यूक्रेन विभाजन ही विकल्प, नाटो वर्सेस रूस, जल्द होगा महायुद्ध। पुतिन यूक्रेन जला डालेंगे, नाटो देखता रह जाएगा। रूस के ताबड़तोड़ हमले, कांपा यूक्रेन। रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3.5 सालों से जारी युद्ध रुकने के बजाय भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जारी है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी है। और अब रूस ने ज़ेपोरिज़िया में पर 5 ड्रोन दागे। ड्रोन के धमाकों से पूरा शहर दहल गया। रूस ने खार्किव को भी निशाना बनाया। रूस ने खार्किव में बारूदी प्रहार किया। रूसी सेना की बमबारी में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क में भी जंग काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां पुतिन की सेना यूक्रेन में कहर बरपा रही है, तो वहीं रूस पर यूक्रेन का भी जोरदार पलटवार जारी है। दुनिया में कई युद्धों को खत्म करवाने का दावा करने वाले ट्रंप भी रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध खत्म करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं। और अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस के कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को दोबारा हासिल करने की स्थिति में है। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर साझा की। ट्रंप ने लिखा कि यूरोपीय संघ और नाटो के सहयोग से यूक्रेन अपने मूल स्वरूप में लौट सकता है। उन्होंने कहा कि धैर्य और आर्थिक मदद से वही स्थिति बहाल की जा सकती है। वहीं पुतिन पर भरोसे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वो 1 महीने में बताएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस करीब 3.5 साल से एक बेकार युद्ध लड़ रहा है, जिसे एक वास्तविक सैन्य शक्ति हफ्ते भर से कम समय में खत्म कर सकती थी। उनके मुताबिक ये युद्ध रूस को कमजोर और खोखला दिखा रहा है। ट्रंप का कहना है कि संघर्ष को समाप्त करने की सबसे बड़ी प्रकृति यही है कि रूसी अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप भले ही बड़े बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन ये भी सच है कि ट्रंप के शुरुआती शांति प्रयास आगे नहीं बढ़ सके। पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक साथ लाने की कोशिश भी सफल नहीं हुई। उल्टा रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। इसी बीच अमेरिका और यूरोप रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है, ताकि उसकी युद्ध मशीन को कमजोर किया जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक बार फिर तीव्र रूप ले लिया है। दोनों देशों का एक दूसरे पर भीषण हवाई हमले जारी है, जिसमें दोनों ओर से नागरिकों की मौत होने के साथ ही कई क्षेत्रों में संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन की मदद यूरोप के देशों समेत कई नाटो सदस्य देश कर रहे हैं। इससे रूस काफी नाराज है। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली। ऐसे में कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह संघर्ष अगर जारी रहा तो बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें, नाटो देशों पर हमले के लिए जो रूस की तैयारी है वो पूरी हो गई है। अब ये तैयारी क्या है, इसको आप ऐसे भी समझिए कि पुतिन ट्रंप की बातचीत से क्या युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए, पुतिन ट्रंप की बातचीत से युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला, ये सबसे बड़ा सवाल है। लंबे युद्ध के लिए हथियारों का जो प्रोडक्शन है वो निश्चित तौर पर बढ़ा दिया गया, लेकिन क्या ये प्रोडक्शन इतना बढ़ा है कि वो पूरी तरह से इस युद्ध को कवर अप कर पाए? यूक्रेन पर रूस का प्रचंड प्रहार जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो युद्ध है उसमें दोनों ही तरफ से कुल मिलाकर जो हथियार हैं वो चल रहे हैं, कुल मिलाकर दोनों ही तरफ से जो लोगों की जान है वो भी जा रही है। यूक्रेन के बाद नए टारगेट फिक्स कर लिए गए हैं, तो क्या यह भी संभव है कि यूक्रेन के अलावा भी जो रशिया है उसने उन लोगों को टारगेट बनाया जो कि यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा पुतिन ट्रंप की बातचीत से युद्ध विराम का रास्ता नहीं निकला है। जी हां, देखिए, आपको याद होगा कि किस तरीके से बातचीत हुई ट्रंप की, पहले होती है पुतिन से, उसके बाद ज़ेलेंस्की से, लेकिन इन दोनों ही बातचीत के बाद भी कुछ भी रास्ता निकला नहीं। और उस रास्ता निकलने के साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि ट्रंप भी अब ये मान चुके हैं लगभग कि हां, इस युद्ध को वो खत्म नहीं करवा पाए। ऐसे में आने वाले समय में क्या रूस की तरफ से जो हमले हैं वो और ज्यादा तेज होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि जो रशिया है वो एक बेकार के युद्ध में उलझा हुआ है, क्योंकि रशिया की ताकत दुनिया जानती है। लेकिन जिस तरह से पिछले लगभग 3.5 साल से ये युद्ध चल रहा है और जिस तरह से यूक्रेन ने लड़ाई लड़ी है, ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तमाम देशों ने उसकी मदद की है, नाटो देशों ने और साथ ही साथ अमेरिका ने, तभी वो युद्ध में अब तक चल पाया है। लेकिन जो पूरा यूरोप है, क्या अब उससे खतरा है रूस को? और रूस अब पूरे यूरोप में देखेगा कि उसे किस किस देशों से खतरा है और क्या उनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा रशिया की तरफ से, यह अपने आप में देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि हमारे साथ मनन द्विवेदी जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए और कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए। सबसे पहले आप ही के पास मनन जी आते हुए, क्योंकि जो ये पूरा युद्ध है जिस तरीके से सामने आया और अब जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो रूस है वो यूरोप के किन देशों को टारगेट कर सकता है, या फिर पूरा का पूरा यूरोप उसके टारगेट पर होगा? ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेटर सेंस प्रिवेल करेगा व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में, उनके वॉर पोस्चरिंग के हिसाब से। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो प्रयास कर ही चुके हैं। हम इस चीज में ना जाएं कवायद में कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर अलास्का टॉक्स के थ्रू बातचीत हो चुकी है और जो शर्तें एक तरीके से फ्लाई इन द ऑइंटमेंट बन रही हैं, ऑब्स्टेकल्स बन रही हैं ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच की थॉ के लिए, उन दोनों के सीज फायर के लिए, वो ये कि नेटो का सबसे बड़ा इशू है नेटो, कि नेटो के कंट्रीज, नेटो का एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि 2007 में म्यूनिक स्पीच दी थी व्लादिमीर पुतिन ने 10 फरवरी को म्यूनिक में। उसमें उन्होंने कहा था कि नेटो का जो एक्सपेंशन है ईस्टवर्ड वो रुकना चाहिए, और बल्कि ये भी कहा गया था कि रशिया को यूरोपियन यूनियन के संग संग रखा जाए और रशिया और यूरोपियन यूनियन, रशिया को भी इंटीग्रेट किया जाए यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी से और जियो स्ट्रेटेजी से। पर ये सारी की सारी बातचीत रियलिटी में परिलक्षित नहीं हो पाई और इसके कारण जो घटनाक्रम आगे आया वो वैसे ही हम लोगों के सामने है। और रशिया के बारे में, पुतिन के बारे में हम कहें तो हम ये कहेंगे कि इनके बारे में 2000 में सोवेत्स्काया रोसिया, एक बहुत बड़ा जर्नल मैगजीन है रशिया का, उसमें आंद्रे करके स्कॉलर है, उन्होंने लिखा, जहां पर पुतिनिज्म वर्ड का इजाद उन्होंने पहली बार किया। तो जो ओलिगार्क होते हैं, जो और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके चलते क्रूरता बहुत होती है। तो मुझे लगता है कि ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं कि अगर राष्ट्राध्यक्षों में सेंस प्रिवेल नहीं किया तो ये आगे बड़े विश्व युद्ध में, या अगर विश्व युद्ध में नहीं तो एक बहुत बड़े रीजनल वॉर में ये चीज तब्दील हो सकती है। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास मनन जी। मेरे साथ संजीत सिरोही जी भी जुड़े हुए। संजीत जी, देखिए, मेरा सवाल एक ये है, कल जिस तरीके की बातचीत हुई है ट्रंप की तरफ से, उनकी तरफ से सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्लेन नाटो देशों से होकर गुजरे रूस का तो उसे मार गिराइए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि रूस को कागजी शेर बताया गया। कल मुलाकात हुई है ज़ेलेंस्की से, कहा यह गया है कि रूस ने जितने हिस्सों पर कब्जा लिया हम सब वापस लेंगे। क्या ये पूरी जो परिस्थिति बदल रही है ये ट्रंप का पूरा ही
कह सकते हैं बिहेवियर एकदम चेंज सा हो गया है, आप समझ गए कि पुतिन अब मानेंगे नहीं उनके बातों से? खुशबू जी, ये जो पुतिन साहब ने यू टर्न लिया है, अगर आप इसको देखें अलास्का समिट के संबंध में, हाँ। अलास्का समिट में जो पुतिन जी की डिमांडें थी कि वो जो उन्होंने कब्जा किया है चारों एरिया में, ठीक है, उसको जो है चारों के चारों एरिया रशिया रखेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप से ने मान लिया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की डिमांड ये थी कि नाटो के कोई ट्रुप्स नहीं होनी चाहिए, वो भी मान ली थी। लेकिन उसके बावजूद जो है पुतिन ने जो है बहुत भारी हमले शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपनी फेस सेविंग करनी पड़ रही है। उनको ये लग रहा है कि जो वो चाहते थे कि भाई ये युद्ध बंद हो जाए, और जिसके बेस पे इलेक्शन की रैलीज में वो कहते थे कि मैं 24 घंटे में ये लड़ाई बंद करा दूंगा, अगर मैं होता तो ये लड़ाई होनी नहीं थी। तो उनके जो इरादे थे, जो उनके मंसूबे पे, उन पे जो है पुतिन ने जो पूरा पानी फेर दिया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी फेस सेविंग के लिए ये बोल रहे हैं कि वो तो पेपर टाइगर है, इतनी बड़ी पावर है, एक हफ्ते में कब्जा कर लेनी चाहिए थी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो रशिया है वो सिर्फ यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, रशिया जो है 32 जो कंट्रीज हैं नाटो की, उनके साथ लड़ाई लड़ रही है। तो इसलिए ये कहना कि लीडरशिप बेकार है, एक हफ्ते में खत्म हो जाती, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये, उनको हर चीज अपने फायदे की दिखती है। उन्होंने जो फायदा था उन्होंने पूरा उठा लिया। यूक्रेन जो के साथ जो डील करके क्रिटिकल मिनरल्स की वो उन्होंने डील कर ली, वो उनका मकसद था, वो पूरा हो गया। नंबर दूसरा, उन्होंने साफ कह दिया है कि नाटो जो है इसकी हिफाजत करेगा यूक्रेन की, और यूक्रेन बड़ी अच्छी तरीके से लड़ रहा है, और वो हो सकता है थोड़े दिन बाद सारा एरिया जो रशिया ने कब्जा किया उस पर दोबारा कब्जा कर ले। वो ही नहीं, हो सकता है वो रशिया के एरिया पे भी कब्जा कर ले। तो ये सिर्फ इससे साफ जाहिर होता है कि यूक्रेन को और जो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं या नाटो के जो लीडर्स हैं उनको झाड़ पे चढ़ा रहे हैं ट्रंप साहब, और इसकी वजह से 3.5 साल से लड़ाई बंद नहीं हुई। और इसी तरीके से अगर यही रवैया डोनाल्ड ट्रंप साहब का रहा और यूरोपियन यूनियन का, नाटो का रहा, तो लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी और हो सकता है बढ़ भी जाए। ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूरोप पर मंडरा रहा है रूसी हमले का खतरा। जी हां, रूस ने अपने घातक ड्रोन को अपग्रेड कर दिया है। यूरोप पर हमले के लिए लॉन्ग रेंज ड्रोन तैयार है। ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन तक हमले की क्षमता है। तो आपको बता दें कि रूस ने अपने घातक ड्रोन को अपग्रेड कर दिया है, और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग रेंज ड्रोन है उसकी भी तैयारी हो गई है। मनन जी, जो ये रूस यूक्रेन जंग है, अब अहम जानकारियां लगातार सामने आ रही है, और जिस तरह से देखिए हम बातचीत भी कर रहे थे, यूरोप को लेकर अब काफी सीरियस होता हुआ रशिया नजर आ रहा है, अपने तमाम जो चीजें उसको अपग्रेड करते हुए, और लगातार अब दूसरी तरफ उसकी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि रशिया है और उसे बेहतर पता है कि कौन कौन से देश हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं और क्यों ये इतना लंबा ये युद्ध गया है। रशिया को सब पता है, और शायद अब उसकी प्लानिंग उसी हिसाब से चल रही है। जी बिल्कुल, मैं यह सोचूंगा कि मुझे लगता है कि वॉर को एक्सपेंड करने का प्रयास नेटो की तरफ से नहीं हो रहा है। नेटो अभी भी डिफेंसिव है, और मैं ये नहीं कहूंगा अभी बहुत जल्दी में जल्दबाजी हो जाएगी ये कहने में कि नेटो और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। अभी तो बेसिकली इंपोर्टेड जो वेपन्स हैं ज़ेलेंस्की साहब के पास, उनके बीच और रशिया की मिलिट्री माइट के बीच ये वॉर चल रहा है। और अगर हम देखें, आंकड़ों को भी देखें, या हम किसी समराइजेशन को देखें, तो एक तरीके से शुरू में ये स्ट्रेटेजिक लोगों की सोच थी, स्ट्रेटेजिस्ट की सोच थी कि ये एक तरीके का एसिमेट्रिक वॉरफेयर होगा और अनकन्वेंशनल सा वॉर होगा ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। क्योंकि इनके कंपैरिजन देखें हम, तो हम ये पाएंगे कि सीप्री, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दो आंकड़े मेरे जहन में आते हैं। पहला तो ये कि जो टोटल मैन पावर अवेलेबल ऑन वॉरफेयर है वो रशिया की 10 गुना है यूक्रेन से। उसके अलावा जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं यूक्रेन के पास, उसकी एक संख्या सिप्री ने दी है, वो है 77, और जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रशिया इस्तेमाल करता है वॉर में वो है 833 के करीब। तो लोगों को लग रहा था कि अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे, जर्मन, ब्रिटिश और फ्रेंच बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे और आमने सामने की लड़ाई भी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये बात मैं भी कहना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की को चने की झाड़ पे चढ़ा के एक तरीके से नेटो कंट्रीज ने और अमेरिकन ने
एक तरीके से सैक्रिफाइसल लैम्ब बना दिया जेलेंस्की को और यूक्रेन को। सबसे बड़ी बात है कि अब आगे देखने वाली बात यह है कि पोलैंड, इस्टोनिया और रोमानिया के ऊपर जो इनके ड्रोन्स भेजे गए, रूस के जो ड्रोन्स भेजे गए, वो एक सीधा साधा इंडिकेशन है, जबकि कि ये वॉर आगे बढ़ाया जाएगा। और जहां तक पूर्ण रूपेण वर्ल्ड वॉर 3 की बात है, अगर ऐसा कहीं छिड़ता है, वर्ल्ड वॉर 3 ना भी छिड़े तो कहीं ना कहीं ईयू वर्सेस रशिया भी छिड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने सैंक्शंस को झेलने के बाद, अपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में का इतना बायकॉट झेलने के बाद और पुतिन पे पर्सनल प्रतिबंध झेलने के बाद, रशिया में इतनी ताकत नहीं है कि अमेरिका, नेटो और का वार वो जेलेंस्की के थ्रू अपने ऊपर पूरी तरह से झेल सके। ठीक है, मेरी यहाँ तक की सोच है, मैं कुछ आगे अभी फोरकास्ट नहीं करना चाहूंगा। हाँ, ठीक है सर, आते हैं आपके पास। संजीत जी, जो कल की मीटिंग हुई उसके बाद जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप का बयान है वो गेम चेंजर है, क्योंकि ये बात तो यूक्रेन को भी पता है कि युद्ध के बाद भी, चाहे ये युद्ध एक पल को खत्म हो जाए रशिया और यूक्रेन की, लेकिन उसके बाद भी यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। बिना उस शील्ड के बहुत ज्यादा सेफ नहीं रह सकता यूक्रेन, ये बात पता है और ये बात कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर अब ये माने हम कि आने वाले समय में अमेरिका से खूब सारे हथियार, ड्रोन और जो चीजें पहले भी आती रही उसकी संख्या अब और ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल खुशबू जी, ये बात, लेकिन जेलेंस्की साहब एक बात को भूल रहे हैं कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कल स्टेटमेंट आने से अगर मुझे सोच रहे गेम चेंजर, तो 6 महीने पहले जब जो बाइडेन साहब प्रेसिडेंट थे तब तो पूरा जो है यूक्रेन को पूरी मदद दे रही थी, तब भी गेम चेंजर नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से गेम चेंजर कैसे हो जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये यूक्रेन जो कार्रवाई कर रहा है, जेलेंस्की साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक प्रॉक्सी की तरह नाटो के और यूरोपियंस के और अमेरिकन के एक प्रॉक्सी बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने पिछले 3.5 साल में अपने देश में इतनी तबाही करा दी है कि वो तबाही कितने सैकड़ों साल लग जाएंगे तब भी वो तबाही पूरी नहीं होगी। ये उनकी समझ में नहीं आ रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका एक 20% एरिया रशिया के कब्जे में है, उनके बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बुरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, उनके सिविलियंस की कैजुअलिटी इतनी हो चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि कितने भी हथियार जो है नाटो कंट्रीज या अमेरिकन दे दें कि वो रशिया को वापस धकेल देंगे और उसी लाइन पे आ जाएंगे जिस लाइन से लड़ाई शुरू हुई थी। तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध उस लेवल पे पहुंचता है, नाटो वर्सेस रशिया हो जाता है और डायरेक्ट लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में फिर ये लड़ाई जो है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स वहां पे लड़ रहे हैं, बेलारूस बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, चाइना की रशिया को पूरी मदद है। तो ये सारे देश मिलके रशिया को हारने नहीं देंगे। उस स्थिति में हालात और खराब हो जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का साहब का जो ये यू टर्न है, इससे आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा यूक्रेन का भी और यूरोप का भी। अमेरिका का नहीं होगा क्योंकि अमेरिका के तो हथियार बिक रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां धड़ाधड़ हथियार बना रही है, तो अमेरिका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यूरोपियन यूनियन पे और रशिया पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा मनन जी, देखिए जब बातचीत हुई थी ट्रंप की और पुतिन की और उसके बाद उनकी जेलेंस्की से, ऐसा लग रहा था एक पल को कि अब तो तीनों शायद एक मंच पर आ जाएं और बातचीत होकर कुछ संभव हो। लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया है कि पुतिन अब इस तरीके का रुख अपनाने लगे हैं और जिस तरीके से अब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है कि भाई अब हर वो देश रडार पर है जो कि मदद कर रहा है, तो कुल मिलाकर वो सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ भी तो हथियार उठाने की अब एकदम तैयारी कर रहा है ना, क्योंकि अमेरिका तो मदद कर रहा है। ये बात तो दुनिया जानती है यूक्रेन को युद्ध में। देखिए, यहाँ पर मैं सोचूंगा कि मैंने पहले अपने जब मैंने इंटरफेयर किया टॉक में, तो ये बताया था कि पुतिनिज्म नाम की एक बला है, एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हमको देखना चाहिए। और पुतिन ने जब शुरू में बहुत कॉन्सिलिएटरी बातचीत की 20 वर्षों पहले, हम लोगों को इतिहास के बारे में भी बात करनी चाहिए कि 1999 से अब हो चुका है 2025, जिसमें 4-5 बार पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उससे पहले वो 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उस दौरान उन्होंने बहुत कॉन्सिलिएटरी नोट रखा अपना अमेरिका की तरफ, कॉन्सिलिएटरी मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाया यूरोपियन यूनियन की तरफ।
और नेटो की तरफ। पर जो नेटो का जब एक्सपेंशनिज्म नहीं रुका, उनकी विस्तारवाद नहीं रुका, तो फिर हमें देखना पड़ेगा दूसरे आर्ग्यूमेंट की तरफ। और ये आर्ग्यूमेंट कहता है कि जो रशिया की जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, उनकी जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन है, उसमें एक शब्द है व्रोदबा, वो कहता है स्ट्रगल। तो उसका अर्थ ये होता है कि कहीं पर भी रशिया की कूटनीति में और या फिर उनकी सैन्य शक्ति की कूटनीति में युद्ध को, कॉन्फ्लिक्ट को और वेपनाइजेशन को नेगेटिव नहीं माना गया है। ये बिल्कुल एसेंशियल माना गया है कि जहां पे रशिया के राष्ट्रहित, उनकी शक्ति, उनकी पावर और इन्फ्लुएंस कोशॉन्ट कम होता है, तो विदेश नीति और कूटनीति का एक अभिन्न अंग है युद्ध। इसको आगे भी रशियंस ने बोला है स्ट्रगल। तो अगर स्ट्रगल भी करना पड़े इसके लिए, तो व्लादिमीर पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। और जहां तक पर्सनैलिटी की बात है, व्लादिमीर पुतिन भी ट्रंप की तरह यू टर्न लेते रहे हैं। जब युद्ध में काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया था 1-1.5 साल पहले यूक्रेन ने रशिया के ऊपर, तब धमकी दी थी इन्होंने, व्लादिमीर पुतिन ने, कि ज़पोरिज़िया का जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक होगा। और तब भी इन्होंने कहा था कि यूरोप पे भी न्यूक्लियर मिसाइल दागा जाएगा। उस समय बात हो रही थी रशिया के हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन पे भी दागा जा सकता था और यूरोपियन कंट्रीज पर भी दागा जा सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर फिर भी मुझे लगता है कि अगर स्थितियां बहुत बिगड़ी तो न्यूक्लियर वॉरफेयर का तो साथ नहीं देंगे, को नहीं अपनाएंगे व्लादिमीर पुतिन। पर इतना जरूर है कि जैसा कि पहले भी कहा, नॉर्थ कोरिया, चाइना, टर्की, ये लोग भी युद्ध में शामिल होके कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर सकते हैं। और मैं अंतिम बात अपनी यहाँ ये कहना चाहूंगा कि रशिया का ऑटोमन टर्क एम्पायर की तरह, तुर्की की तरह रशिया का भी एक पुराना ड्रीम रहा है, एक रशियन स्वप्निल इमेजिनेशन रहा है कि जो 1991 में जब सोवियत यूनियन का खंड हुआ, उस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ये जो कंट्रीज, जो सैटेलाइट कंट्रीज वहां पे स्वाधीन राष्ट्र बने, जैसे कि यूक्रेन, जॉर्जिया और बाकी के जो कंट्रीज है सैटेलाइट बने, जैसे कि जो आपके स्थान हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब जगह पर रशिया ने इंटरनल पॉलिटिक्स करना जारी रखा और अंदर से इन देशों को तोड़ने का प्रयास जारी रखा। क्योंकि रशिया के साहित्य, लिटरेचर और इथोस के हिसाब से यह है कि वो ज़ारिस्ट रशिया का जो स्वर्णिक और हेजेमोनिक एग्जिस्टेंस था, उसको किसी न किसी तरह आज के मॉडर्न वॉरफेयर में, एआई ड्रिवन वॉर और पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उसको वापस लाया जाए। तो मुझे लगता है कि रशिया पे अगर दबाव बढ़ा, तो इस रूसी साम्राज्य की तरफ भी हम लोग देख सकते हैं, या इसकी तरफ भी बातचीत हो सकती है। अच्छा संजीत जी, अब मेरा एक सवाल आपसे है जाते जाते कि बदलती परिस्थितियों में जो सिचुएशन नजर आ रही है, कल जब जेलेंस्की से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत हमारे साथ है, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत ने अपनी चीजें बहुत ही क्लियर रखी है, क्रिस्टल क्लियर रखी है, लेकिन आने वाले समय में भारत का रुख क्या हो सकता है? देखिए, भारत का रुख बिल्कुल साफ है। भारत जो है लड़ाई के हक में नहीं है। भारत में जो है रशिया के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं, बल्कि जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाने शुरू किए तब से भारत के संबंध रशिया के साथ अच्छे हैं और अच्छे ही रहने चाहिए, क्योंकि हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो कल हमारे साथ क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जहां तक जेलेंस्की साहब का ये सवाल है कि जी इंडिया हमारे साथ है, वो उनकी जो है ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, जिसमें दोनों देश, रशिया भी कहता है कि भारत हमारे साथ है, यूक्रेन भी कहता है रशिया हमारे साथ है। तो मुझे लगता है ये मोदी सरकार की और हमारे फॉरेन मिनिस्टर की ये जो है जीत है कि दोनों लड़ने वाले देश हमको अपना दोस्त मानते हैं, और हमने अब तक 3.5 साल में दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस रखा है। लेकिन जहां भारत की अपनी स्ट्रेटेजी की बात आती है, अपनी बात आती है, तो भारत अपने इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। उस इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रखता है और यूक्रेन के साथ भी रखता है, और ये पॉलिसी हमारी चलती ही रहेगी।
बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही सही बात है कि जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी उस तरीके से बिहेव किया जाएगा और भारत अपने हितों की रक्षा हमेशा से करता रहा है। और मनन जी, ये बात तो सही है कि जिस तरह की परिस्थिति अमेरिका ने पिछले कुछ समय में पैदा की, लेकिन भारत ने अपने लिए परिस्थितियां देखी कि उसे रूस के साथ किस तरीके से रिलेशन आगे बढ़ाना है, यूक्रेन के साथ कैसे आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अपना डिक्लेरेशन दिया कि आप या तो हमारे साथ हैं या रूस के साथ हैं, और अगर आप रूसी ऑयल लेते हैं या रूस से कोई भी व्यापार और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का रिश्ता रखते हैं तो हम आप लोगों के साथ नहीं है। तो उस समय हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब, जो बहुत बड़े डिप्लोमेटिक टैलेंट हैं भारत के, वो चाहिए और वो उनको एक्सपीरियंस भी है एक हॉस्टिलिटी को झेलने का, क्योंकि वो कुछ वर्ष चीन में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, राजदूत रह चुके हैं। तो भारत ने, मैं भी यही कहूंगा कि भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि हम लोगों ने एक जो अगर मदारी का खेल देखें तो इसमें यह होता है कि नीचे मदारी डमरू को बजाता है और एक छोटी सी बच्ची दो पोल्स के बीच में रस्सी बांध के एक रस्सी के कोने से दूसरे कोने पे जाती है। इसे कहते हैं टाइट रॉप वॉक। तो भारत के लिए भी ऐसा ही डिलेमा और ऐसी ही विकट परिस्थिति उपस्थित हो गई थी जब जेलेंस्की साहब भी बीच में नाराज हो गए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी भी एक साल पहले जब गए तो यूक्रेन भी गए, वो कीव भी गए और मॉस्को भी गए, क्रेमलिन में भी गए, और जेलेंस्की ने तब फ्रस्ट्रेट होके ये बयान दिया था कि हम भारत पे कैसे विश्वास करें, हम भारत के प्रधानमंत्री और भारत के फॉरेन पॉलिसी पे क्यों विश्वास करें, जबकि जब रशिया ने कुछ एक स्कूल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कराया था, 50-55 बच्चे आहतात हुए थे, उस समय मोदी जी क्यों मिल रहे हैं, ऐसा जेलेंस्की ने कहा था कि मोदी जी क्यों मिल रहे हैं जाकर पुतिन से। तो मैं भारत की तरफ बात को लाता हूं और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये टाइट रॉप वॉक रशिया और अमेरिका के बीच में भारत ने बड़ी चालाकी से, बड़ी ही स्मार्टनेस से और स्मार्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, स्मार्ट डिप्लोमेसी बना के चली। वो अलग बात है कि रशियन ऑयल लेने के कारण बिल्कुल, और भारत ने हमेशा ही अपने हितों के अनुसार ही काम किया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। बहुत शुक्रिया मनन जी आपका भी और संजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहरहाल आगे देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां रशिया यूरोप के लिए पैदा करता है। तमाम खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।